जो स्टीयरिंग उसका फील एंड फीडबैक है वो बहुत सारी गाड़ियां, इवन उसके ऊपर की बहुत सारी गाड़ियों से बेटर है। बहुत ही अच्छी हैंडलिंग है, तो मतलब मैं कैसे भी चलाऊं, ठीक है, गाड़ी तो कहीं जाने वाली नहीं है। नहीं, आप जो है वो कभी कभी किसी किसी गाड़ी को बहुत जोर से भी चलाओ, लेकिन तब भी वो डेंजरस सिचुएशंस में नहीं आती है। कैसे सस्पेंशन ट्रैवल आपका हैंडलिंग में एफर्ट करता है। हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक की, क्योंकि किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। वो है द बेस्ट हैंडलिंग कार्स अंडर 25 लाख। टू बी फ्रैंक, मैंने 25 लाख से ऊपर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चलाई हैं। वैसे तो C300D भी चलाई है, लेकिन उसके ऊपर फिर कहाँ तक अनगिनत चले जाओ। तो मेनली हम लोग 25 लाख से नीचे की बात करेंगे और मैक्सिमम सेगमेंट्स की बात करेंगे। कोई सेगमेंट मेरे से छूट जाए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लेना कि इन इन कार्स में किसकी हैंडलिंग बेस्ट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये बताने से कि एक्चुअल अच्छी हैंडलिंग होती क्या है। तो देखिए, आपने कुछ टर्म्स सुने होंगे वीडियोस में कि इसका फील एंड फीडबैक स्टीयरिंग का बहुत बढ़िया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि ग्राउंड क्लियरेंस, जो आपका बॉडी रोल में ओवरऑल मदद करता है या फिर उसको बढ़ाता है। तीसरी चीज़ ये होती है कि आपका जो शैसी है वो कितनी निम्बल है। निम्बल का मतलब ये कि कितने जल्दी वो स्टीयरिंग पर रिएक्ट करती है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी कार किस पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट में, अपने सेगमेंट में बेसिकली बेस्ट है हैंडलिंग में, और क्यों है ये भी बताऊंगा। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो अगर आपको एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए जिसमें आपको स्टीयरिंग फील, स्टीयरिंग फीडबैक, मैकेनिकल ग्रिप गाड़ी की, टॉर्शनल रिजिडिटी गाड़ी की, और कैसे जो है बॉडी रोल और टायर्स बेसिकली जो है वो हैंडलिंग को अफेक्ट करते हैं, इन सब की डिटेल्स चाहिए उस वीडियो में, जिसमें थोड़े से टेक्निकल टर्म्स भी मैं यूज़ करूंगा। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, और जो है मैं उस पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। जितने कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से मैं वीडियो बना लूंगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक छोटे सेगमेंट से। तो छोटे सेगमेंट में सबसे छोटी गाड़ियाँ जो हमारी आती हैं वो आती हैं ऑल्टो और क्विड, ठीक है। अब इनमें से मैं बोलना चाहूंगा कि बेसिकली जो है अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों गाड़ियों के टायर्स बहुत पतले हैं, ठीक है। और अगर आप ये देखो कि कौन सी निम्बल ज्यादा है, मतलब कौन सी बेसिकली जो है वो एकदम खटाक से कटती है, वो है ऑल्टो, ठीक है। क्विड में थोड़ा सा आपको बॉडी रोल वगैरह फील होता है, और दोनों में ही आपको नर्वसनेस फील होगी क्योंकि टायर्स बहुत ही पतले हैं। तो अगर आपको इनमें से कुछ हैंडलिंग वगैरह देखनी है तो आप ऐसा करो, थोड़े पैसे बचाओ और आप टियागो ले लो। वो एक तरीके से वन सेगमेंट अबव है, बट टियागो का जो स्टीयरिंग है उसका फील क्विड और ऑल्टो के स्टीयरिंग से बहुत ही ज़्यादा बेटर है। तो वो जो डिफरेंस है इन प्राइस, मतलब आपका टियागो का लोअर मॉडल आएगा या फिर आपको थोड़े पैसे डाल के कुछ मॉडल लेना पड़ेगा, वो वेल वर्थ इट है ड्यू टू स्पेशली द स्टीयरिंग ऑफ टियागो, मतलब एकदम स्टेप फॉरवर्ड है। तो अब आप ये समझ गए होगा कि टियागो का ओवरऑल जो है वो स्टीयरिंग अच्छा है, तो इसी वजह से वो उसकी जो नेक्स्ट सेगमेंट की गाड़ियां हैं, जैसे इग्निस हो गई, थोड़ी ऊंची है, जैसे नियोस हो गई, ठीक है। तो इग्निस का स्टीयरिंग सबसे नीचे है, उसके बाद नियोस का है, उसके बाद टियागो का है। और नियोस और टियागो के स्टीयरिंग में बहुत ही कम फर्क है, लेकिन फिर भी टियागो ओवरऑल जो है वो हैंडलिंग में थोड़ी सी ज़्यादा एफर्टलेस लगती है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो ये है कि टियागो में जब आप इधर उधर जल्दी जल्दी मुड़ते हो तो गाड़ी में वेट फील होता है, क्योंकि वो उसका अच्छा खासा वेट है, लगभग अल्ट्रोस के बराबर वेट है उसका। तो वो वेट फील होता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी आपको हैंडलिंग हल्की सी जो है ऐसा लगता है कि लेट आ रही है। लेकिन क्योंकि बाकी गाड़ियों का और भी ज़्यादा खराब है, तो इस वजह से अभी तक तो टियागो ही जो है वो बेटर फील हो रही है ओवरऑल हैंडलिंग में। अब उसके ऊपर जस्ट आ जाते हैं, तब आ जाते हैं एक नई वाली स्विफ्ट पे। तो भाई स्विफ्ट तो हमेशा हैंडलिंग के लिए जाने जाती। बीच में क्या हुआ था, जो इससे पहले स्विफ्ट का मॉडल आ रहा था, या फिर जो हमारी जिस तरीके का स्टीयरिंग सेलेरियो में और इन सब में आता है, उस तरीके का स्टीयरिंग स्विफ्ट में दे दिया था। लेकिन अब थोड़ा सा बेटर किया है स्टीयरिंग। बेटर इन अ सेंस कि जो स्विफ्ट और बलिनो है उसमें जो वापस रिटर्न होता है स्टीयरिंग, वो ठीक हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से स्विफ्ट का स्टीयरिंग नॉर्मल डिसेंट हो गया है। क्या डिसेंट हो गया है, वो ये है कि एक तो वो वेट पकड़ लेता है हाई स्पीड्स पे, दूसरा वो रिटर्न हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें स्विफ्ट में ठीक हो गई हैं, लेकिन उसके स्टीयरिंग में आपको अभी भी वो फीडबैक नहीं मिलेगा जो आपको एक तरीके से स्विफ्ट में ज़रूरत पड़ती है। इस सेगमेंट में आप नियोस को भी ओवरलैप कर सकते हो, तो इस सेगमेंट में जो है वो स्विफ्ट टियागो से ऊपर चली जाती है, एक और रीजन से, जो मैंने पहले बोला था कि टियागो भारी लगती है स्टीयर करने में, स्विफ्ट जो है वो एकदम शार्प कटती है, ठीक है। तो अब बेसिकली बात यहाँ पे आ गई, वो आ गई ओवरऑल शैसी डायनामिक्स पे। और स्विफ्ट का जो पोजीशन है, जो स्क्वाटिंग है गाड़ी की, वो भी ज़्यादा है, टायर्स ज़्यादा दूर दूर हैं। इस वजह से क्या होता है कि उसकी ग्रिप ओवरऑल बहुत ही बेटर है, ठीक है। तो इस वजह से टियागो से बेटर हैंडल करती है स्विफ्ट ओवरऑल देखा जाए तो। अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं, विच इज़ द प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट, i20, ऑल्ट्रोज,
और बलिनो, इनके लोअर मॉडल से लेके आपका जाता है i20 N लाइन तक, जो लगभग 14 साढ़े 14 लाख रुपए तक का जाता है। तो इसमें अगर आप ये चीज देखो, N लाइन निकाल दो, ठीक है, इसमें देखो तो आपकी ऑल्ट्रोज बेस्ट है ओवरऑल ड्राइविंग डायनेमिक्स में। कैसे बेस्ट है? एक तो ऑल्ट्रोज का स्टीयरिंग फील बेस्ट है, दूसरी ये चीज ये है कि ऑल्ट्रोज का जो ओवरऑल बॉडी रोल है वो भी कहीं ना कहीं i20 और बलिनो से कम है। डेफिनेटली बलिनो से कम है, लेकिन i20 के काफी बराबर है, ठीक है। अब i20 से स्टीयरिंग बेटर हो गया, तो इस वजह से ऑल्ट्रोज की हैंडलिंग ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बेस्ट हो गई। लेकिन हैंडलिंग के साथ साथ एक थोड़ा सा पॉइंट आ जाता है, वो ये है कि आप जो है वो कभी कभी किसी किसी गाड़ी को बहुत जोर से भी चलाओ, लेकिन तब भी वो डेंजरस सिचुएशंस में नहीं आती है। वो कभी कभी इस वजह से नहीं आती है क्योंकि एक तो उसकी पकड़ अच्छी होती है रोड पे, और दूसरा उसमें ESC होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। वो आपको ऑल्ट्रोज में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट में बलिनो में मिल जाएगा बेस मॉडल से, और इसके पहले वाले सेगमेंट में स्विफ्ट में मिल जाएगा। तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज होती है। अगर आप किसी ट्रिकी सिचुएशन में फंस गए जहां पे आपको एकदम से गाड़ी मोड़नी हो, तो उसमें हैंडलिंग और प्लस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल का जो फैक्टर आ जाता है, उससे ये चीज होती है कि गाड़ियां लाइक स्विफ्ट, लाइक बलिनो थोड़ा सा आपको ज्यादा सेफ्टी से निकाल देंगी। ऑल्ट्रोज का जो अभी फेसलिफ्ट आने वाला है, या फिर कह लो कि जो नेक्स्ट जनरेशन जो भी आएगा, उसमें आपको ESC मिल जाएगा, लेकिन अभी ESC नहीं आता। इसलिए कहीं कहीं पे ये नोटिस करी है कि जब ऑल्ट्रोज को बहुत जोर से मोड़ा तो उसने अपना रियर एंड छोड़ दिया और वो ऐसे पलट गई, ठीक है। तो एक होती है हैंडलिंग, एक होती है सेफ्टी वाली हैंडलिंग, तो उसमें ऑल्ट्रोज थोड़ी सी पीछे है। एग्जैक्टली यही चीज अब अगले सेगमेंट में है, विच इज द मिनी SUV कह लें, क्रॉसओवर कह लें, वो है पंच और एक्स्टर में। तो अगर आप हैंडलिंग देखो प्रॉपर, स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक, वो पंच का बेटर है। लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टेबिलिटी देखो, मतलब इन सेंस कि आपने जो है वो एकदम से मोड़ दिया, कुछ कर दिया, तो उसमें आपको एक्स्टर का ESC वाला वेरिएंट ज्यादा सेफ रहेगा आपके लिए। तो बेसिक चीज ये हो जाती है कि हैंडलिंग में पंच बेटर है। तो ये चीज ये हो गई क्लियर। ये सेफ्टी वाला पॉइंट मेरे को इंक्लूड करना ही था, क्योंकि फिर लोग ये सोचते हैं कि जब बहुत ही अच्छी हैंडलिंग है तो मतलब मैं कैसे भी चलाऊं, ठीक है, गाड़ी तो कहीं जाने वाली नहीं है। नहीं, अगर ESC जो है वो आपकी गाड़ी में नहीं है तो गाड़ी आपकी रोड पे ऐसे घूम सकती है, ठीक है, हैंडलिंग अच्छी हो फिर भी घूम सकती है। अब आप इसी सेगमेंट में अगर i20 N लाइन ले आते हो, क्योंकि उसका 30% लगभग जो है स्टिफ सस्पेंशन है i20 से, और उसका स्टीयरिंग रैक का जो कैलिब्रेशन है वो अलग तरीके से किया है, वो एकदम बहुत ऊपर हो जाती है इफ यू कंपेयर इट विथ ऑल्ट्रोस, ठीक है। क्योंकि एक तो सस्पेंशन तो अलग चीज हो गई, जो स्टीयरिंग उसका फील एंड फीडबैक है वो बहुत सारी गाड़ियां, इवन उसके ऊपर की बहुत सारी गाड़ियों से बेटर है, ठीक है। उसमें वेट भी है ठीक ठाक, 100, 120, 130, 140 में भी आप चला रहे होगे तो आपको अच्छा खासा वेट फील होगा। दूसरा जो है वो आपको रोड की इम्परफेक्शन स्टीयरिंग में पता लगती रहेंगी। तो है तो वो EPS, लेकिन वो काफ़ी अच्छा कर दिया है। तो अगर आप उसको फैक्टर इन करोगे तो वो ऑल्ट्रोज से ऊपर निकल जाएगी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो हैंडलिंग का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। कॉम्पैक्ट SUV विच इज नेक्सॉन, XUV, सोनेट, वेन्यू वगैरह, ठीक है। यहाँ क्यों चेंज हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। एक होती है आपकी शार्प हैंडलिंग स्टीयरिंग से, एक होती है आपका जो है वो बॉडी रोल। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका स्टीयरिंग तो बहुत रिएक्टिव है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी गाड़ी में बॉडी रोल है, या फिर जो है वो थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है ट्रैक छोटी है, तो थोड़ा सा जो है वो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ हम सारी चीज़ें फैक्टर इन करेंगे, लेकिन अगर आप इन सब गाड़ियों में चला के देखो ध्यान से और फील करो कि किसका स्टीयरिंग में जो है वो अच्छा फील है ना, वो आ जाती है इस टाइम पे नेक्सॉन। यस, नेक्सॉन का काफ़ी अच्छा फील एंड फीडबैक है स्टीयरिंग से। अब सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि कुछ टाइम में कुशाक की एक सब 4 मीटर SUV आ रही है उसी पे बेस्ड, तो हो सकता है कि कांटे की टक्कर हो वहाँ पे। लेकिन फॉर नाउ स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक में नेक्सॉन काफ़ी अच्छी है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं कि हम ओवरऑल हैंडलिंग में फिर ये हो जाता है कि आपका गाड़ी में बॉडी रोल कितना है। तो उसमें अगर मैं देखूं तो उसमें आपको जो है वो देखिए सेगमेंट में क्या क्या है, ब्रेजा है, सोनेट है, वेन्यू है, काइगर, अगर आप वो सब लेनी है उनका तो बहुत ही खराब स्टीयरिंग है, तो वो तो आप सबसे नीचे रखिए। तो उसमें जो है वो आपको XUV 3XO है, नेक्सॉन है, ये सब गाड़ियाँ हैं। तो इसमें आपको बेस्ट ओवरऑल जो हैंडलिंग है
विद बॉडी रोल या फिर विद ये सब चीज़ें देख लो, वो है XUV 3XO की। उसका जो एक तो व्हील बेस और दूसरा उसका जो ट्रैक है, मतलब दो पहियों के बीच की जो डिस्टेंस है वो बहुत वाइड है। उस वजह से वो नेक्सॉन से बेटर हैंडल करती है अगर आप ओवरऑल कॉर्नर्स पे देखो तो। और उसका सस्पेंशन भी थोड़ा ज़्यादा एडवांस्ड है। तो वैसे देखा जाए ओवरऑल तो आपको XUV 3XO का ओवरऑल हैंडलिंग ज़्यादा बेटर लगेगी। और स्टीयरिंग की सिर्फ बात करें तो नेक्सॉन। वैसे सारे मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं जितना मैंने ये सब गाड़ियाँ चलाई हैं। तो इफ़ यू फील कि ये बिल्कुल ही गलत है या फिर इस तरीके से है, सो डोंट फील ऑफेंडेड। काफ़ी हद तक मैंने गाड़ियाँ चलाई हैं, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अब आ गई अगली बात, वो है आपकी सिडान्स की। अब मैं आपको बहुत बढ़िया चीज़ बता देता हूँ कि सिडान जितनी भी हैं, चाहे होंडा सिटी हो, वर्टस हो, स्लाविया हो और वरना हो, उन सब की हैंडलिंग, ये जो मैंने आपको कॉम्पैक्ट एसयूवीज बताई और अभी जो आगे मैं आपको 4.3 मीटर एसयूवीज बताऊंगा, ओवरऑल सबसे बेटर है। एंड ऑफ स्टोरी। ठीक है। तो ये एक तरीके से कह लीजिए आपको 20 लाख से नीचे नीचे जो है वो, अगर आपको वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग कार्स चाहिए तो आप इन 4 गाड़ियों में ही जाना। ठीक है। और आपको ओवरऑल जो है वो और कोई चीज़ दिमाग में नहीं है तो आप इन्हीं 4 गाड़ियों में से जाना। अब इन 4 गाड़ियों में आपको बता देता हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे सबसे अच्छा जिसका स्टीयरिंग फील एंड फीडबैक लगा वो लगा होंडा सिटी का। होंडा सिटी में एक दिक्कत है, वो ये है कि उसकी रोड पे पकड़ उतनी अच्छी नहीं है बिकॉज ऑफ पतले टायर्स। तो अगर आप होंडा सिटी को उसमें 205 सेक्शन के टायर्स लगा देते जो वरना और वर्टस वगैरह में आते हैं, तो उसकी हैंडलिंग पार कर जाएगी इन सब गाड़ियों से। तो होंडा सिटी का फील एंड फीड होंडा की ऑलमोस्ट हर गाड़ी का, चाहे अमेज हो, WRV हो, ये हो और आगे भी आएंगी और गाड़ियाँ, तो उनका स्टीयरिंग बहुत ही प्यारा रहता है और काफ़ी पॉइंटी रहती है। अब दूसरी चीज़ आ गई वो ये कि बॉडी रोल के मामले में कौन सी बेटर है। तो देखिए बॉडी रोल के मामले में मुझे जो सही लगी वो लगी वर्टस, और वो भी 1 लीटर वाला। क्योंकि उसमें क्या है कि जो 1 लीटर और 1.5 में आपको ये डिफरेंस लगेगा कि जो 1.5 है उसमें फ्रंट वेट ज़्यादा है और 1 लीटर वाला जो है उसमें फ्रंट वेट कम है। तो उस वजह से जो है जो 1 लीटर वाली वर्टस है और स्लाविया है वो स्टेयरिंग पे एकदम रिएक्ट करती है। 1.5 थोड़ा सा स्लो रिएक्ट करती है। ठीक है। वो एकदम आपको फर्क पता लग जाएगा 1 और 1.5 चलाने में, TSI चलाने में। तो अगर आप 1 लीटर देख रहे हैं वर्टिस, तो विच इज द मोस्ट एजाइल कार अगर आप ओवरऑल देखें तो। ठीक है। क्यों मैं वर्टिस और स्लाविया को स्टीयरिंग में कम रख रहा हूँ, वो ये है कि मुझे उनका स्टीयरिंग फील, फीडबैक और इवन वेट वो थोड़ा सा कम लगा, मतलब जो होना चाहिए उस पर्टिकुलर गाड़ी में। अगर आप रैपिड और पोलो चलाओ और फिर आप ये चलाओ वर्टिस और स्लाविया, तो आपको पता लग जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। इवन रैपिड और पोलो में भी फीडबैक उतना नहीं है, लेकिन कम से कम हेफ्ट है अच्छे खासा स्टीयरिंग में, जो मेरे को वर्टस और स्लाविया में थोड़ा सा कम लगा। लेकिन मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि मतलब वो मोड़ते ही खटाक से मुड़ती हैं। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं विद स्टॉक चौड़े टायर, विद स्टीयरिंग और विद ओवरऑल एजिलिटी, तो वर्टस बेस्ट है। अब हम आ जाते हैं 4.3 मीटर एसयूवीज में। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ काम आती है, वो है कि आप किस सीट हाइट पे बैठ रहे हो। तो उसमें भी जो है वो हैंडलिंग का बहुत रोल आता है, स्पेशली बॉडी रोल का। तो इसमें अगर आप सेगमेंट में फिर से मैं वही बात कर लूँ आपको, तो जस्ट द सेम विद सेडान्स, क्योंकि जो सेडान्स हैं उन्हीं का एक तरीके से क्रॉसओवर वर्जन होता है, जो ये सब 4.3 मीटर क्रॉसओवर्स होती हैं। इसमें आपको जो बेस्ट ओवरऑल एजिलिटी लगेगी वो आपको टाइगन की लगेगी और कुशाक की लगेगी। लेकिन आपको बेस्ट फिर से वही फील एंड फीडबैक आपको आएगा होंडा एलिवेट के स्टीयरिंग में। होंडा एलिवेट का क्या है कि अगर आप उसको थोड़ी सी ऐसे नीचे कर दो ना, तो वो क्या पता टाइगन और कुशाक के ओवरऑल एजिलिटी और ओवरऑल डायनेमिक्स से बेटर हो जाए। लेकिन वो ऊपर है, वो मतलब अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें, है ना। तो इस वजह से, और उसका सस्पेंशन ट्रैवल भी बहुत अच्छा है। तो अगर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा सस्पेंशन के बारे में तो इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सस्पेंशन ट्रैवल आपका हैंडलिंग में एफर्ट करता है। लेकिन अभी जो होंडा एलिवेट है उसका स्टीयरिंग बहुत ही बढ़िया है। और उसके बाद आपको आ जाता है इसका टाइगन कुशाक का स्टीयरिंग। क्रेटा और सेल्टॉस के स्टीयरिंग में क्या चीज़ है कि उनका वेट बहुत अच्छा पकड़ता है वो हाईवेज पे, लेकिन फील एंड फीडबैक थोड़ा कम है। बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊं, इस सेगमेंट में MG एस्टर को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों की स्टीयरिंग सही है। मतलब एज सच आपको कोई भी नहीं, आप क्रेटा चलाओगे तो ऐसा नहीं आपको लगेगा कि ये क्या ही स्टीयरिंग मेरे को मिल गया। क्रेटा का भी बहुत अच्छा है स्टीयरिंग, इफ़ आई कंपेयर विद अर्लियर क्रेटा, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन बिल्कुल 19-20 की बात मैं कर रहा हूँ आपको यहाँ पे स्टीयरिंग में। ठीक है। तो आप समझो हैंडलिंग में एजिलिटी भी आती है, तो एजिलिटी के हिसाब से आपको जो है वो टाइगन कुशाक थोड़ी लगेंगी, क्योंकि एक तो वो छोटी है, थोड़ा आपको रैप अराउंड करती है, और जब आप काटते हो तो आपको ऐसा लगता है थोड़ी छोटी गाड़ी चला रहा हूँ, और है भी छोटी, तो वो
एकदम खट्टे से कटती है। दूसरी चीज़ आ जाते हैं, वो है इसके ऊपर वाला सेगमेंट। इसका मतलब आपका MG हेक्टर हो गया, कंपास अगर आपको लेना है ले लो, हैरियर और XUV। तो इसमें हैंडलिंग में फिर से वही चीज़ बात आ जाती है कि जो स्टीयरिंग है वो जीप कंपास का बहुत बेटर है, बाकी 3 गाड़ियों से बहुत ही बेटर है। मतलब एकदम जैसे यहाँ पे है तो जीप कंपास का एकदम बहुत बेटर हो जाता है। और ओवरऑल अगर आप देखो हैंडलिंग वाइज तो जीप कंपास बहुत अच्छी है। उसके काफ़ी क्लोज आती है एजिलिटी में, वो आती है XUV 700। XUV 700 इतनी बड़ी होने के बावजूद वो चलाने में आपको बहुत लाइट लगती है और तुरंत कटती है। लेकिन फिर वही बात, महिंद्रा के स्टीयरिंग में फील एंड फीडबैक थोड़ा कम होता है, इस वजह से इस पर्टिकुलर सेगमेंट में आपकी जीप कंपास आ जाती है। आई थिंक दैट्स इट, दैट्स द मेन थिंग। ये हैंडलिंग वाला पार्ट हो गया। अब आप मेरे को बताना कि क्या आपको एक राइड क्वालिटी वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब टू चैनल। अगली वीडियो मिलते हैं, बाय।